वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विजय शर्मा और होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक हमारा अगला टॉपिक जो है रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो दोस्तों, रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो होपफुली आपको इसका इम्पोर्टेंस पता होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बिफोर गोइंग टू द वीडियो दोस्तों, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि हम आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। और आप अदर डिटेल्स और नोट्स के लिए हमारी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट yourfinanceteacher.com पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों, हमारी लेटेस्ट वीडियोस भी मिलेंगी दोस्तों, और हमारी बेस्ट वीडियोस भी मिलेंगी, और आपको अलग से नोट्स की बुक्स भी मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ये हमारी टेक्स्ट बुक है। तो अगर आप एक कैपिटल मार्केट ऑपरेशन या फिर फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट एक जनरल टॉपिक है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें, बिल्कुल ना हटे। क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक भी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, आपको जैसे पता होगा, रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ तो व्हाट डज रिफॉर्म्स मीन। रिफॉर्म्स का मतलब होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ का मतलब क्या है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है दोस्तों चेंज आपने पढ़ा होगा, बदलाव। तो रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंज, और यही रिफॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं आपके सिक्योरिटीज़ मार्केट में कि दोस्तों रिफॉर्म्स आए क्या क्या थे, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस पहले के मुकाबले हुए हैं हमारे इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में। तो हम पढ़ने वाले हैं रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट। इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी रिसेंटली इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड बन चुकी है। ये टॉप सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंडर आती है। तो दोस्तों, ये ऐसा हुआ कैसे। सबसे पहली बात तो ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि हमारे पास हमारी कंट्री की जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे इंटरमीडियरीज़ हैं, बहुत सारे लिस्टेड स्टॉक्स हैं। इस वजह से ये चेंजेस है। लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं होता अगर 1992 में ये जो रिफॉर्म्स नहीं आते। अगर 1992 में कुछ बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स आए थे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे, अगर ये चेंजेस नहीं आते तो अभी इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट भी इतना बड़ा नहीं होता। तो ये रिफॉर्म्स की वजह से ही हमारी इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट इतनी बड़ी और इतना फैला हुआ सिक्योरिटीज़ मार्केट है। तो दोस्तों, हम जो मेजर रिफॉर्म्स आए हैं वो 1992 में आए हैं। तो हम इन रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे, और अगर कोई नया अपडेट भी जो रिफॉर्म्स में आए हैं, कोई नया चेंज जो बाद में हुआ है, वो भी हम जानेंगे। तो आफ्टर 1992 हमारे पास क्या क्या रिफॉर्म्स इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में आए हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं मेजर रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट आफ्टर 1992 के बाद के। तो सबसे जो बड़ा और सबसे पहला और सबसे मेजर जो रिफॉर्म आया था इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में, वो जो सबसे पहला भी हम उसे कहेंगे, उसके बिना तो हमारी सिक्योरिटीज़ मार्केट चल ही नहीं सकती, वो था क्रिएशन ऑफ मार्केट रेगुलेटर। तो दोस्तों, आपको पता होगा मार्केट रेगुलेटर कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट रेगुलेटर कौन है। तो दोस्तों, आपको पता होगा सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात तो जब 1992 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड एक्ट
सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 निकाला गया। तो इसका मतलब था कि सेबी को जनरेट किया गया। तो यहाँ पर 1992 में सेबी को लाया गया। ये क्या करता था, मॉनिटरिंग करता था और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इसका जो मेन फोकस क्या था सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही हमारे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का सबसे पहला महत्व था। मतलब कि अगर हमारा इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको कभी भी ऐसा फील ना हो कि उसके साथ फ्रॉड हो सकता है, उसके साथ चीट हो सकता है। उसे हमेशा क्या फील कराया जाता है कि टू प्रोटेक्ट investor from any kind of फ्रॉजरी, हर टाइप की फ्रॉजरी से उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। हर गलत चीज़ उसके साथ जो पॉसिबिलिटी है हर गलत चीज़ होने की, उस चीज़ से उसे संभाला जाता है, उसे दूर रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ा चेंज था दोस्तों हमारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लाने के बाद। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है वो है प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो मतलब कि इसका काम क्या था कि हमारे जो सिक्योरिटीज़ मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी था। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मार्केट, हमारी स्टॉक लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्ट करना है, इसमें हमें ये फ़ायदा हो सकता है। तो प्रमोटिंग करना भी, लोगों तक पहुँचाना भी, हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट को लोगों तक पहुँचाना, लोगों की जानकारी तक पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को जोड़ना सिक्योरिटीज़ मार्केट से भी, ये भी हमारा एक सेबी का ऑब्जेक्टिव था, अभी भी है, सारे ऑब्जेक्टिव अभी भी हैं। और तीसरा और मेन रेगुलेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो दोस्तों रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज़ मार्केट का क्या मतलब है? रेगुलेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट का मतलब है सिक्योरिटीज़ मार्केट को चलाना। और चलाने में क्या आता है? टू मेक रूल्स या रेगुलेशंस फॉर मार्केट, टू चेंज और अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, टू गवर्न द सिक्योरिटीज़ मार्केट। ये सारे काम जो है हमारे सेबी के थे। रेगुलेट करता था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था, जो लोग गलत काम करते थे उन्हें सजा देता था, उनके लिए रूल्स बनाता था, कोई ऐसा काम इस तरीके से गलत तरीके से ना हो। ये सारी बातें बताने के लिए हमारा कौन बैठा हुआ था? सेबी। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म था हमारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, वो था क्रिएशन ऑफ मार्केट रेगुलेटर। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये नोट्स लेने हैं, ये अगर आपको इनसे नोट्स बनाने हैं, तो ये मैं आपको, हमारी वेबसाइट है उस पर मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप इसे उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द अनदर रिफॉर्म, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। तो इसका मतलब था कि हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम अप्लाई किया था। अब ये क्या है? SBTS इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, लेकिन ये सर जी है क्या? अब आपने ना सुना होगा, आपको सुना क्या होगा, आपको पता होगा, आपने पहले वाला टाइम तो देखा नहीं है। आपको पता है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, मान लीजिए ये हमारे मिस्टर राजू हैं, मिस्टर राजू, तो अगर इन्हें ट्रेडिंग करनी है, इनको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो ये क्या करेंगे? एक ब्रोकर को हायर करेंगे, ठीक है? या फिर इनके पास एक खुद दूसरा ऑप्शन है, ये
ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं, खुद से भी अपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये करेंगे कैसे? या ब्रोकर करे चाहे या ऑटोमेटेड करे, ये करेंगे कैसे? इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और सब फिर ये क्या कर सकते हैं, घर में बैठ के, चाहे दोनों करें तब भी ये क्या करेंगे, कंप्यूटर के ज़रिए ही तो करेंगे, है ना। तो यही होता है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब है कि इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टॉक मार्केट है ये सीधे इनके कंप्यूटर में ही बैठा हुआ है। ये सारा काम स्टॉक मार्केट का यहाँ बैठ के कर सकते हैं। एक सिंपल सा कंप्यूटर ही तो लेना है और यहाँ बैठ के ये सारे काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर का बैठ के सारे काम ये कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये हमारा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है और इसे लेके आया दोस्तों, डेट हमेशा याद रखना, ये इंट्रोड्यूस हुआ था नवंबर 3, 1994 में कैपिटल मार्केट सेगमेंट में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इसको बिल्कुल ध्यान से डेट याद रखना, नवंबर 3, 1994 में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को एनएससी के द्वारा सबसे पहले इंडिया में लाया गया, बीएससी के द्वारा नहीं, बाय एनएससी। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए। क्यों? इससे अब लोग घर में बैठ के ट्रेडिंग कर सकते थे, उन्हें स्पेशली स्टॉक मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, बिफोर दैट क्या होता था, लोग स्टॉक मार्केट जाते थे, वहाँ जाके करते थे सारा काम, लेकिन अब घर में बैठ के कंप्यूटर पर बैठ के आराम से सारे काम हो सकते थे। तो ये बहुत बड़ा रिफॉर्म था इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है रिफॉर्म। अब दोस्तों इसके बाद क्या है हमारे पास, रिडक्शन ऑफ ट्रेडिंग साइकिल। अब ये क्या होता है दोस्तों? देखो दोस्तों, आपको पता होगा, अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, पहले और बाद वाला दोनों का हम एग्जाम्पल समझते हैं। थोड़ा बाहर निकल गया। तो मान लीजिए दो हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बिफोर, यहाँ पे हम लिखते हैं आफ्टर। क्या? बिफोर रिफॉर्म्स और आफ्टर रिफॉर्म। ये वाला रिफॉर्म, इस रिफॉर्म की बात हो रही है, रिडक्शन ऑफ ट्रेडिंग साइकिल। तो क्या था दोस्तों, जब हमारा SBTS स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इंडिया में आया, सिक्योरिटीज़ मार्केट में आया, तो क्या था, उससे पहले क्या होता था, हमारे राजू जी हैं, ये ट्रेडिंग कैसे करते थे, ये जाता था इनका एक ब्रोकर और ये जाता था शेयर मार्केट। ठीक है, ये शेयर मार्केट है, ठीक है। तो क्या करते थे, ये इसे बताते थे कि सर हमें ना, मेरे को ना आज ना 100 शेयर खरीदने हैं। फिर ये जाके वहाँ जाके 100 शेयर का ऑर्डर डालता था, फिर ये जाके ऑर्डर प्रोसेस होता था और तब जाके इनके पास 100 शेयर आते थे। लेकिन इस काम में यूजुअली कितने दिन लग जाते थे, 14 to 30 डेज, 14 से 30 दिन। और दिस इज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। इसे हम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना जाता था। लेकिन एक बार रिफॉर्म आया, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आया, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई। अब सर जी अब तो बहुत आसान हो गया। अब मान लो ये हमारे राजू जी हैं, आफ्टर, ये भी हमारे राजू जी ही हैं, बस इनको लाल पेन से मैंने लिखा है। ये इनका नाम है मिस्टर राजू, ये भी मिस्टर राजू ही हैं। अब क्या हुआ, इनका ब्रोकर तब भी यही था, लेकिन अब क्या हुआ, हमारा ब्रोकर स्टॉक मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं थी, उसको स्टॉक मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसने क्या किया, उसने अपने पास कंप्यूटर रख लिया, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम रख लिया, उसने अपने पास क्या रख लिया, कंप्यूटर। महाशय हैं ये हमारे, इन्होंने अपने पास कंप्यूटर रख लिया ब्रोकर ने। अब ये क्या कर सकता था, यहीं पे बैठ के सारे काम कर सकता था, सारे काम जल्दी से जल्दी, जो इनको शेयर खरीदने होते थे वो यहीं पे ऑर्डर डालते थे, यहाँ के 1-2 दिन बाद प्रोसेस हो जाता था। तो ये जो सारा प्रोसेस था, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, ये कितने दिन में हो जाता था, T+3 से लेके T+5 डेज। अब क्या हुआ, 2001 में, इन 2001
जब 2001 में ये सारा सिस्टम आया, जब ये सारा सिस्टम अच्छे से मैनेज होने लगा, 2001 में, तब क्या हुआ, ये स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम से ये फ़ायदा हुआ कि जो पहले जिसमें 14 से 30 दिन लग जाते थे जिस काम में शेयर खरीदने और बेचने में, वो सीधे 3 से 5 दिन के अंदर हो जाता था। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ। तो रिडक्शन इन ट्रेडिंग साइकिल भी बहुत बड़ा रिफॉर्म था हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट के लिए। तो होपफुली दोस्तों ये टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों चौथा रिफॉर्म हमारे पास क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, हम इसे भी पढ़ते हैं। डीम्यूचुअलाइजेशन। अब डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, डीम्यूचुअलाइजेशन हम समझते हैं। देखो अब इसमें भी मैं दो चीज़ें समझाता हूँ, बिफोर वाला केस और आफ्टर वाला केस। बिफोर और आफ्टर। तो दोस्तों बिफोर और आफ्टर इसलिए मेरा मतलब इसलिए समझाने का ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से हो पाए कॉन्सेप्ट्स की, तो ध्यान से समझिएगा। तो बिफोर क्या होता था, पहले क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज, स्टॉक एक्सचेंज ओन्ड, मैनेज्ड और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था, हमारे स्टॉक ब्रोकर्स के द्वारा। मतलब कि स्टॉक ब्रोकर ही स्टॉक मार्केट को ओन करते थे, वही उसको मैनेज भी करते थे और सारी गतिविधियां चलाते थे और वही उसे कंट्रोल भी करते थे। लेकिन आफ्टर डीम्यूचुअलाइजेशन क्या किया गया, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता था, स्टॉक एक्सचेंज ओन बाय किसी और से, मैनेज्ड बाय कोई और कंट्रोल्ड बाय कोई और। अब क्या हो गया कि ये जो सारे काम है ना, इन्हें डीम्यूचुअलाइज कर दिया गया। ये कोई और करता था, ये कोई और करता है, ये कोई और करता है। पहले होता था कि स्टॉक एक्सचेंज पूरा स्टॉक ब्रोकर के द्वारा चलाया जाता था, ओन भी वही करते थे, मैनेज भी वही करते थे और कंट्रोल भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज को ब्रोकर ही करते थे। लेकिन आफ्टर डीम्यूचुअलाइजेशन ये क्या हो गया, हमारा स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ओन करती है, मैनेज उसे हमारे NSE BSE इस तरीके से उन्हें मैनेज किया जाता है और कंट्रोल उसे सेबी के द्वारा किया जाता है। तो आफ्टर दैट दिस वाज द बिगेस्ट चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट। इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में सबसे बड़ा चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि पहले ये बिल्कुल ही प्राइवेटली काम होता था, अब ये खुल चुका था, हर कोई जान सकता था कैसे काम हो रहा है और ये बड़ा चेंज, बहुत ही बड़ा चेंज निकल के आया मार्केट में। तो होपफुली ये डीम्यूचुअलाइजेशन भी आपको समझ आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो अगला रिफॉर्म है, वो रिफॉर्म बहुत आपने सुना भी होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा, आपने सुना है पर पता नहीं है, वो है डीमैटेरियलाइजेशन। और आपको नाम समझ के, तो नाम पढ़ के अभी हल्का सा आइडिया आया होगा लेकिन अच्छे से आइडिया नहीं आया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। डीमैटेरियलाइजेशन, तो दोस्तों डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब था, अब देखो जब पहले स्टॉक एक्सचेंज था, पहले स्टॉक एक्सचेंज काम करता था तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ शेयर होता था, फिजिकल मूवमेंट ऑफ शेयर्स होता था। मतलब कि अगर यहाँ पर हमारा इन्वेस्टर है और ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, तो क्या करता था, इसके पास सही में पेपर होते थे, सही में शेयर होते थे जिन्हें फिजिकली यहाँ से यहाँ ले जाया जाता था और अगर ये बेच देगा और नए शेयर खरीदेगा तो वह वहाँ से अपने पास लेके आता था। तो इसे हम फिजिकल मूवमेंट कहते थे। लेकिन आफ्टर द रिफॉर्म्स क्या हुआ कि हमारा NEAT या फिर और एंड साथ में हमारा SBTS आ गया, नीड सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। और इससे क्या हुआ, नो फिजिकल मूवमेंट
कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं, आपको बस एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता था जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स रख सकते थे। इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इधर से उधर ट्रेड किया जाता था, मूव किया जाता था। तो यही होता था डीमैटेरियलाइजेशन। पहले क्या था, पहले होता था कि शेयर मार्केट में स्टॉक्स को फिजिकली मूव किया जाता था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिकली मूव किया जाता था। इससे पेपर भी बचता था और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं था, आराम से काम हो जाता था लेस टाइम में। तो होपफुली ये वाला रिफॉर्म भी आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला रिफॉर्म, और अगला रिफॉर्म है हमारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन। अब दोस्तों ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि पहले जो शेयर होते थे वो पहले शेयर स्टॉक मार्केट के जाके आपको फिजिकली मूव करने पड़ते थे, ये आपको पता है। लेकिन अब क्या होता है, आप डीमेट अकाउंट में अपने शेयर रखते हो, है ना। तो अब क्या होता है, आपके जो शेयर होते हैं ना वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन से होकर गुजरते हैं। आपके शेयर्स की क्लियरिंग की जाती है। अगर आपको शेयर बेचना है तो आपको पहले यहाँ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे अपने शेयर, फिर यहाँ से जिस बंदे के पास जाने हैं वहाँ पर शेयर उसके अकाउंट में पहुँचेंगे। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन को लॉन्च किया गया अप्रैल 1996 में। तो ये डेट याद रखना, वाइवा में पूछा जा सकता है या फिर आपको जनरली भी याद रखना चाहिए, क्वेश्चंस में आ जाता है MCQ में एक नंबर में। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन अप्रैल 1996 में आया। इससे क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इसका नाम रखा गया NSCCL, जिसे हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका ये नाम रखा गया नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब क्या किया गया, इसे लॉन्च किया गया। अब इससे क्या होता था कि अगर ये हमारा इन्वेस्टर है मिस्टर राजू, आपको हमारे इन्वेस्टर का नाम तो आपको हमारे इन्वेस्टर मिस्टर राजू का तो पता ही है, ये हमारे रेगुलर इन्वेस्टर हैं। इन्होंने क्या किया, अपने ब्रोकर को, जो इनका ब्रोकर है उसको बोला कि सर मेरे को ना अपने 100 शेयर बेचने हैं। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्डर डाला शेयर मार्केट में। अब इन्होंने शेयर मार्केट में ऑर्डर डाला, तो ये इतना आसान काम नहीं होता सर। अगर ये ऑर्डर डालते हैं बेचने का तो इतना आसान नहीं होता। अब ये जो ऑर्डर है ना, ये जाके पहले जाएगा क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास, 100 शेयर का ऑर्डर क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास जाएगा। देखो ये टॉपिक आप आगे और अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं आपको जनरली, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको तब भी मैं समझा रहा हूँ। ये जो ऑर्डर है आपका ब्रोकर डालेगा, ये जाएगा क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास। क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास एक बार ऑर्डर पहुँच गया। अब क्या होगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन जब आपका शेयर बिकने वाला था तभी आप क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप क्लियरिंग कॉरपोरेशन बोलेगा भैया आपके पास आपने ऑर्डर डाल दिया, अब आप अपने 100 शेयर हमारे पास भेज दो। अब आपको ब्रोकर आपका 100 शेयर के पास भेज देगा। उसके बाद ब्रोकर जो है, जो आपका क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, जो आपके शेयर खरीद रहा है उस बंदे से 100 शेयर के पैसे लेगा। मान लो 100 शेयर के 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये लिए। अब ये जो 1000 रुपये हैं, बाद में 2 दिन बाद आपके पास यहाँ पे 1000 रुपये आ जाएंगे, और आपके जो शेयर हैं वो 100 शेयर आपके उस बंदे के पास पहुंच जाएंगे जो आपके शेयर खरीद रहा है। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन को यहाँ पर लाने का यही फ़ायदा था कि अब जो इलेक्ट्रॉनिकली मूव होते थे शेयर, वो बिल्कुल ही आराम से होते थे, क्योंकि बाद में धोखाधड़ी होने का कोई फ़र्क यहाँ पे था नहीं, क्योंकि हमारे ब्रोकर्स को क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास पहुँचाना पड़ता था शेयर और फंड को पे इन और पे आउट किया जाता था, और शेयर को पे इन और पे आउट किया जाता था। अगर आपको ये पे इन पे आउट वाला टॉपिक समझना है तो यहाँ आपको कॉर्नर में वीडियो मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो दे दूँगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना दोस्तों। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है, अगला रिफॉर्म है, वो है ग्लोबलाइजेशन दोस्तों। तो दोस्तों ग्लोबलाइजेशन क्या होता है?
आपको अच्छे से पता होगा ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण। एक कंट्री को, एक इकोनॉमी को, एक किसी कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन होता है। क्या हुआ जब हमारे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन लाया गया तो इससे फ़ायदा क्या हुआ इंडिया को, इससे सिक्योरिटीज़ मार्केट को क्या फ़ायदा हुआ कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए ADR, GDR, ये दोनों चीज़ें जब मार्केट में आई, ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जब मार्केट में आई, इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में आई, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इंडियन कंपनी जो थी इंडिया में लिस्टेड थी, उनके शेयर अमेरिका या फिर ग्लोबली किसी भी कंट्री, बाहर की किसी भी फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया के शेयर खरीद सकते थे फ्रॉम द मेथड ऑफ ADR और GDR। ADR और GDR के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, ऊपर राइट कॉर्नर में भी वीडियो आ रही होगी। मैं इतना बता सकता हूँ कि इसका मतलब ये है कि ADR, अगर आपके पास ADR है तो आपको एक्चुअल शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है किसी भी कंट्री की। अगर आपके पास GDR है तो आपको किसी भी कंट्री के एक्चुअल शेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कंपनी की GDR खरीद लीजिए। अगर आप अमेरिकन सिटीजन तो उस कंपनी का ADR खरीद लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको लंबा प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप आराम से किसी भी कंपनी के ADR खरीद के जब मर्जी उसे बेच सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लंबा एक शेयर का जो प्रोसेस होता है उससे गुजरना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इंडियन कंपनीज ADR और GDR इशू कर पाती थी और बाहर के फॉरेन की कंट्रीज़ के लोग भी इंडिया के कंपनीज़ के शेयर खरीद सकते थे। मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ सकती थी। इससे मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा और मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने से क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट इससे बूस्ट मिला, वो भी ऊपर गई। तो ये बहुत बड़ा चेंज था ग्लोबलाइजेशन इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट में। होपफुली दोस्तों ये वाला भी आपको समझ आया होगा। अब लास्ट नॉट लीस्ट हमारे पास जो अगला रिफॉर्म है वो है लॉन्च ऑफ इंडिया VIX। अब ये लॉन्च ऑफ इंडिया VIX क्या है? इंडिया VIX क्या है दोस्तों हमारा, इसको हम कहते हैं, इसका नाम भी है, इसकी फुल फॉर्म है VIX की, वोलेटिलिटी इंडेक्स दोस्तों। अब ये वोलेटिलिटी इंडेक्स होता क्या है? वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है आप एक तरीके से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले हो। आप मार्केट को प्रिडिक्ट करते हो, एक्सपेक्टेड मार्केट कहाँ एक्सपेक्टेड पहुंच सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास पिछले 1 महीने का डाटा है शेयर मार्केट, किसी कंपनी का शेयर मार्केट का या फिर किसी भी फर्म का 1 महीने का डेटा है, ठीक है। ये 1 महीने का डाटा है। अब यहाँ तक तो 1 महीना है। अब ये जो महीना है ना, ये आगे का स्पेस है ना, अगला 1 महीना है जो अभी आया नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स में आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं पिछली मार्केट कंडीशन से कि यार ना मार्केट ना ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। ये सच में एक्चुअली हुआ नहीं है, लेकिन आप प्रिडिक्ट करते हैं। ये एक प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अगर आपको वोलेटिलिटी इंडेक्स है आपके सामने तो इसका मतलब है कि वो एक प्रिडिक्शन है अगले 30 दिन के लिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकती है। ये एक्चुअल है, ये प्रिडिक्शन है दोस्तों, ये प्रिडिक्शन है, ये एक्चुअल है, ये प्रिडिक्शन है। ये हमने अब सोचा है पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कि मार्केट किस तरीके से आगे बढ़ रही है। उस रिकॉर्ड को देखते हुए हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि मार्केट कैसे 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 आगे बढ़ सकती है। ये एक्चुअल नहीं है। अगर कुछ कंडीशन अलग रही तो ये ज़रूरी नहीं है सच ही हो। ये कभी क्या बहुत टाइम गलत होता भी है। लेकिन एक प्रिडिक्शन से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्चुअल आइडिया आ जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। और ये जो है ये निफ्टी 50 इंडेक्स में काम आता है। और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, आपको ये ज़्यादा अच्छे से याद होगा। निफ्टी 50 में ये मोस्टली निफ्टी 50 इंडेक्स की जो अगले 30 दिन का आगे आपको VIX बताता है। तो ये है निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए। और ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 2008 में।
2008 में। तो ये डेट याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों होपफुली आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। रिफॉर्म्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट, ये मेन रिफॉर्म्स है जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर आपको स्पेशली किसी रिफॉर्म के बारे में जानना है तो होपफुली आप अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ताकि हमें अच्छे से मोटिवेशन मिले, हम और वीडियोस बनाएं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और डिटेल्स के लिए आप चेक कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा वेबसाइट भी और यूट्यूब चैनल भी। वेबसाइट है हमारी yourfinanceteacher.com और हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही है, योर फाइनेंस टीचर। और दोस्तों अगर आपको ग्लोबली और भी किसी बहुत सारे जो जनरल टॉपिक्स हैं, बहुत सारे और रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छी बातें जानने का मन है, तो आप हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, योर ग्लोबल टीचर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारा माई ग्लोबल टीचर का। ये हमारा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे हम जनरली वीडियोस बनाते हैं और इन वीडियोस में हम सारी जनरल टॉपिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। जितने भी करंट सिचुएशन पे जो टॉपिक्स हैं इन चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये चैनल आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो होपफुली आप इसे भी विजिट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो चलिए बाय बाय, नमस्ते।